दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में कार्बाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि कार्बाइड क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर कार्बाइड की डिफिनेशन दी हुई है। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ लोअर और अबाउट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कॉल्ड कार्बाइड्स, बट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर नॉट कॉल्ड कार्बाइड्स। दोस्तों जब कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाने वाले एलिमेंट के साथ या अपने बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाने वाले एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उस कंपाउंड को कार्बाइड कहा जाता है। दोस्तों लेकिन अगर कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसको कार्बाइड्स नहीं कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और हेलोजन होते हैं। दोस्तों जब कार्बन इनके साथ कंपाउंड बनाता है तो उन कंपाउंड को कार्बाइड नहीं कहा जाता है। दोस्तों ये तो कार्बाइड के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा कि कार्बन और उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाने वाले एलिमेंट के बीच में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसको कार्बाइड कहा जाता है। तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड का नेचर भी अलग अलग होगा। तो वहां पर कहीं आयनिक बॉन्ड बनेगा, कहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और कहीं पर मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। तो उसी अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग की वजह से कार्बाइड तीन तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कार्बाइड, सेकंड होता है कोवेलेंट कार्बाइड और थर्ड होता है मेटेलिक और इंटरस्टेटिकल कार्बाइड। दोस्तों हम बारी बारी करके इन तीनों कार्बाइड के बारे में जानेंगे। दोस्तों आइए पहले कार्बाइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला कार्बाइड है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कार्बाइड। दोस्तों इस तरह के जो कार्बाइड होते हैं तो वो कार्बन और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कार्बाइड होते हैं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इस कार्बाइड में कुछ आयनिक कैरेक्टर रहेगा। दोस्तों जब यहाँ पर कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो वहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की ओर चला आता है। तो इसका मतलब है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से उस कार्बाइड में आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, इसीलिए इनको आयनिक कार्बाइड कहा जाता है। दोस्तों इस तरह के जो कार्बाइड होते हैं तो वो कार्बन और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कार्बाइड होते हैं। तो इसका मतलब कि इस तरह के कार्बाइड वही एलिमेंट बनाएंगे जिनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इस तरह के कार्बाइड ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है के एलिमेंट और ग्रुप थर्ड है के एलिमेंट। दोस्तों यहाँ पर ग्रुप थर्ड है में बोरॉन को छोड़ करके तो ये सभी जो एलिमेंट होते हैं तो ये सभी एलिमेंट आयनिक कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों जब हम इन मेटल या उन मेटल के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दोस्तों यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटिलीन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो जब हम ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है और ग्रुप थर्ड है में बोरॉन को छोड़ करके इन सभी मेटल या उन मेटल के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ गर्म करते हैं तो इस तरह के कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए कुछ आयनिक कार्बाइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ आयनिक कार्बाइड के फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बेरिलियम कार्बाइड होता है तो यहाँ पर हमने बेरिलियम कार्बाइड को बनाने के लिए बेरिलियम ऑक्साइड लिया है। जब हम इसको कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से हम एल्युमिनियम कार्बाइड को भी बना सकते हैं। दोस्तों एल्युमिनियम कार्बाइड को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एल्युमिनियम मेटल लिया है। जब हम इसको कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम मेटल या मेटल के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ गर्म करते हैं तो वहां पर आयनिक कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों ये जो आयनिक कार्बाइड होते हैं तो इनका हाइड्रोलिसिस आसानी से किया जा सकता है और जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये अलग अलग तरीके का हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आयनिक कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से बनने वाले हाइड्रोकार्बन्स के बेस पर आयनिक कार्बाइड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है मेथेनाइट्स, सेकंड है स्टीलाइट्स और थर्ड है एलिलाइट्स। तो आइए पहले मेथेनाइट्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों ऐसा आयनिक कार्बाइड जिसका हाइड्रोलिसिस से मेथेन का फॉर्मेशन होता है तो उसको मेथेनाइट्स कहा जाता है। दोस्तों इसका एग्जांपल होता है बेरिलियम कार्बाइड और एल्युमिनियम कार्बाइड। दोस्तों यहाँ पर आप उसके रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बेरिलियम कार्बाइड है और ये एल्युमिनियम कार्बाइड है। जब हम इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर मेथेन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको मेथेनाइट्स कहा जाता है। दोस्तों ये तो मेथेनाइट्स के बारे में हो गया। दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला पार्ट है स्टीलाइट्स।
दोस्तों ऐसे आयनिक कार्बाइड जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पर एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है उसको एस्टिलाइट्स कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बाइड है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आइए एस्टिलाइट का एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों एस्टिलाइट का पहला एग्जाम्पल होता है M2C2 टाइप कार्बाइड। दोस्तों यहाँ पर M की जगह पर एल्काइली मेटल हो सकता है। अगर यहाँ पर हमने लिथियम लिया है तो यहाँ पर Li2C2, अगर हमने यहाँ पर सोडियम लिया है तो Na2C2। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है MC2 टाइप कार्बाइड। दोस्तों यहाँ पर M की जगह पर एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है। दोस्तों अगर हमने यहाँ पर M की जगह पर बेरिलियम लिया है तो यहाँ पर BeC2। और दोस्तों इसका थर्ड एग्जाम्पल होता है M2C6 टाइप कार्बाइड। दोस्तों यहाँ पर M की जगह पर एल्युमिनियम या जर्मेनियम, इसमें से ही कुछ हो सकता है। दोस्तों ये तो एस्टिलाइट का एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला टाइप है एलिलाइट्स। दोस्तों ऐसे आयनिक कार्बाइड जिनका हाइड्रोलिसिस से एलाइलिन का फॉर्मेशन होता है तो उनको एलिलाइट्स कहा जाता है। दोस्तों इसका एक एग्जांपल होता है मैग्नीशियम कार्बाइड। दोस्तों जब हम मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पर एलाइलिन का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये मैग्नीशियम कार्बाइड है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर एलाइलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से आयनिक कार्बाइड के तीनों पार्ट हो गए हैं। दोस्तों अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट है कोवलेंट कार्बाइड से। दोस्तों जब कार्बन अपने बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उस तरह के कार्बाइड को कोवलेंट कार्बाइड कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कार्बाइड बनेगा तो उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा। दोस्तों यहाँ पर जब कार्बन अपने बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लगभग बीच में ही रहेगा, इसलिए वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों इस तरह के कार्बाइड कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस तरह के कार्बाइड बोरॉन या सिलिकॉन ही बना सकते हैं। जब हम बोरॉन या सिलिकॉन के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो वहाँ पर कोवलेंट कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बोरॉन ऑक्साइड है और यहाँ पर ये सिलिकॉन ऑक्साइड है। जब हम इनकी रिएक्शन कार्बन से कराएंगे तो यहाँ पर उनके कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से कोवलेंट कार्बाइड के बारे में हो गया। दोस्तों अब थर्ड तरीके के कार्बाइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों थर्ड तरीके का कार्बाइड है मेटेलिक और इंटरस्टेटिकल कार्बाइड। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कार्बाइड वहां पर पाया जाएगा जहां पर मेटल और कार्बन मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो। यहाँ पर इस तरीके के कार्बाइड में जो कार्बन होता है तो वो कार्बन मेटल के क्रिस्टल लैटिस में जो इंटरस्टेटिकल साइट होता है तो वहां पर चला जाता है, इसीलिए इसको इंटरस्टेटिकल कार्बाइड भी कहा जाता है। दोस्तों इस तरह के जो कार्बाइड होते हैं तो वो कार्बाइड ट्रांजिशन मेटल्स ही बनाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कोई मेटल का क्रिस्टल लैटिस देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो बड़ा गोला है तो ये मेटल एटम है। यहाँ पर इन चारों मेटल एटम के बीच में जो जगह बच रही है तो उसी को इंटरस्टेटिकल साइट कहा जाता है। और यहाँ पर इंटरस्टेटिकल साइट में जो ये आप ब्लैक डॉट देख सकते हैं तो यही कार्बन एटम है। दोस्तों इस तरह के जो कार्बाइड होते हैं तो इस तरह के कार्बाइड को बनाने के लिए हमें मेटल और कार्बन को गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कोई मेटल है, जब हम इनकी रिएक्शन कार्बन से कराते हैं तो यहाँ पर कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर दो तरीके के कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है, तो आइए उनको एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर MC टाइप कार्बाइड में M की जगह पर TiZr HF VNB TA MOW THU इनमें से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर M2C टाइप कार्बाइड में M की जगह पर VMOW इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये मेटेलिक कार्बाइड का एग्जाम्पल हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ये तो कार्बाइड के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि कार्बाइड का क्या यूज होता है। तो आइए कार्बाइड के यूज की तरफ चलते हैं। दोस्तों कार्बाइड का फर्स्ट यूज होता है टंगस्टन कार्बाइड इज यूज्ड इन मेकिंग टूल्स। दोस्तों टंगस्टन कार्बाइड का यूज हम टूल्स को बनाने में करते हैं। दोस्तों ये तो कार्बाइड का फर्स्ट यूज होगा। दोस्तों कार्बाइड का अगला यूज होता है बोरॉन कार्बाइड इज यूज्ड एज अ शील्ड अगेंस्ट रेडियो एक्टिव रेडिएशन। दोस्तों बोरॉन कार्बाइड का यूज रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचाव के लिए किया जाता है। दोस्तों ये कार्बाइड का सेकंड यूज हो गया। दोस्तों कार्बाइड का थर्ड यूज होता है एल्युमिनियम कार्बाइड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेथेन। दोस्तों एल्युमिनियम कार्बाइड का यूज हम मेथेन के प्रिपरेशन में करते हैं। दोस्तों ये इसका थर्ड यूज हो गया। दोस्तों इसका अगला यूज होता है
कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का यूज हम एसिटिलीन के प्रिपरेशन में करते हैं। दोस्तों ये इसका फोर्थ यूज हो गया। दोस्तों इसका अगला यूज होता है सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड इन फर्नेस लाइनिंग। दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड का यूज फर्नेस के अंदर लाइनिंग में किया जाता है, मतलब सिलिकॉन कार्बाइड का यूज फर्नेस के अंदर कोटिंग करने में किया जाता है। तो ये तो कार्बाइड के कुछ यूज हो गए हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।